स्टूडेंट्स, ध्रुव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं राकेश, आपका भूगोल अध्यापक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भूगोल विषय कक्षा 12 के जो अध्याय हैं उनकी सीरीज पेश कर रहे हैं। हम पार्ट 3 में आ चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम करवा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो आपके सामने आ चुका है। अब पार्ट 2 आपके सामने रखा जाएगा। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, अर्थात पॉपुलेशन कंपोजिशन। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जनसंख्या संगठन की 6 संरचनाएं होती हैं। पहली संरचना लिंग संगठन, जिसको आप लिंग अनुपात बोलते हैं, वो हो चुकी है। दूसरी संरचना आयु संगठन और तीसरी संरचना आयु लिंग पिरामिड, ये पिछली कक्षा में हो चुकी है। जो बच्चे इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं वो पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम भाग 2 पार्ट 2 आपके सामने पेश करेंगे और चौथी जो संरचना है उस संरचना का नाम है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये 2 भागों में बांटने का जो तरीका है वो क्या होगा? नंबर 1, रहन सहन के अनुसार। ठीक है ना, जो रहन सहन है उसके अनुसार। नंबर 2, कार्यों के अनुसार। कार्यों के अनुसार का मतलब होता है जो भी काम हम करते हैं। इन 2 चीजों के आधार पर हम जनसंख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा प्यारे बच्चों ग्रामीण जनसंख्या, और दूसरा भाग होगा नगरीय जनसंख्या। ये 2 जो कंसेप्ट हैं वो हम बना सकते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ये जो कंसेप्ट है, ये जो बंटवारा है, इन आधारों के अनुसार वो कौन कौन से आधार हो सकते हैं? हमारा जो रहन सहन का तरीका है, रहन सहन का मतलब जो हमारी लिविंग थॉट्स हैं, लिविंग सेंस है, हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारे घरों में जो हमारे व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, किस प्रकार का जो माहौल है, रहन सहन, हमारे घर कैसे हैं, वो सब कुछ। और दूसरा, हम काम क्या करते हैं। अब काम क्या करते हैं, रहन सहन क्या है, उसी के आधार पर मैं आपके सामने यहां पर एक चीज रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता बताऊंगा। ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम विशेषता बताएं तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या रहने वाली जनसंख्या जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण जनसंख्या सरल व सादा जीवन व्यतीत करती है, यानी कि बिताती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपसी संबंध होते हैं वो मधुर होते हैं।
जो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या रहती है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। अमूमन यहाँ का जो जीवन वो सरल होता है गांव का। यहाँ के लोग आपस में जो खुशी है गम है उसमें एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं, दुख में उनका साथ देते हैं, खुशी में उनके शामिल होते हैं और संबंध जो हैं मधुर होते हैं, अर्थात भाईचारा जो है वो ज्यादा होता है। नगरों में भी होता है लेकिन नगरों का जीवन तेज होता है, फास्ट होता है, संबंध औपचारिक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपस में ये सब चीजें होती हैं। मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला है कि भाई प्राथमिक क्रियाकलापों में, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्या है मैं वो यहां पर समझाना चाहता हूं। प्राथमिक जो क्रियाकलाप है, जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी जो आजीविका है वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या क्या शामिल होगा बच्चों? सबसे पहले होगा कृषि, ठीक है ना। अब कृषि में क्या क्या आता है? कृषि में फसल उगाना, सभी प्रकार की जो खाद्यान्न फसल हैं उनको उगाना कृषि कहलाता है। और बहुत से बच्चे पता क्या समझते हैं कि पशुपालन कृषि नहीं होता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, वन लगाना, ये सब कुछ देखो, गेहूं चावल या सब्जी खाद्यान्न उगाना कृषि है, पशु पालना भी कृषि है, मछली पालना भी कृषि है, या हम वन लगा देते हैं फर्नीचर के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए जो हम वन लगाते हैं वो भी, फलों की फूलों की। कहने का मतलब एक खेत से हम कुछ भी करें, बस वहां उद्योग ना लगाएं, घर ना बनाएं, तो उस खेत से हम कुछ भी कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, वहां पर पशु पाल सकते हैं, वहां पर हम पानी भरकर मछली पाल सकते हैं, या पेड़ लगाकर पौधे लगाकर फलों के फूलों के या फर्नीचर के जो लकड़ी के जो उद्योग होते हैं उनके लिए भी हम वन लगाते हैं। तो ये सारे जो सेगमेंट है ना, जितने भी सेगमेंट हैं, ये सारे सेगमेंट कृषि के अंदर ही शामिल होते हैं। बच्चे मान लेते हैं पशुपालन अलग चीज होती है और मछली पालन अलग चीज होती है, नहीं, वो कृषि के ही डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट हो जाएगा खनन। खनन का मतलब क्या होता है? जो उद्योग, सॉरी माफ कीजिए, जो रॉ मटेरियल होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कच्चा पेट्रोल है, लोहा है, या सभी प्रकार के जो अयस्क होते हैं कच्चा मटेरियल, उसको हम प्राकृतिक तौर पर प्राप्त करते हैं और वो जमीन के नीचे से हमें मिलता है। तो खनन का मतलब होता है उन प्राकृतिक वस्तुओं को बाहर निकालकर यूज के लायक बनाना, तो वो खनन, ठीक है ना। इसके अलावा संग्रहण, संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। प्राथमिक स्तर पर जब आदि मानव हुआ करते थे तब संग्रहण करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा हम आखेट बोल सकते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। पहले के लोग शिकार कर कर पशुओं को मारते थे, और क्योंकि उस समय कृषि के बारे में जानकारी नहीं होती थी, तो पशुओं का ही शिकार कर कर अपना जीवन यापन वो करते थे, या फिर जो भी जहां मिल जाता था संग्रहण करते थे। आज भी हम संग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा जो फसल हम उगाते हैं खेतों में, उसका कुछ प्रतिशत हम अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं और बाकी का बचा हुआ हम बेच देते हैं। तो संग्रहण तो आज भी है भाई, ठीक है ना। तो संग्रहण, आखेट यानी कि शिकार करना, खनन खनिज पदार्थों को जमीन के अंदर से निकालना, और कृषि, कृषि में सारे पैटर्न शामिल होंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। तो ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं ये हैं, क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो इस प्रकार की होती है, और बहुत से जो देश हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं, खासतौर पर जो कृषि प्रधान देश हैं। मैं इसको साफ करना चाहूंगा, इसके बाद मैं जो है आपको अगला पार्ट जो है वो बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों नगरीय जनसंख्या की। नगरीय जनसंख्या की आजीविका आजीविका का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त वस्तुएं होती हैं वो कहां से प्राप्त होती हैं। आजीविका आमतौर पर
द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों पर निर्भर रहती है। मैं आपको यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं, हालांकि इसका अगला जो कंसेप्ट आएगा व्यवसायिक संरचना, उसमें क्रियाकलाप विस्तार से भी आएंगे, मैं फिर भी बता देता हूं। क्रियाकलाप मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप ग्रामीण जनसंख्या वाले भाग में बता चुका हूं, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप को 2 पार्टों में बांटा जा सकता है, चतुर्थ और पंचम, ठीक है ना। उसके बारे में अगला जो कंसेप्ट आएगा उसमें विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ मैं 2 क्रियाकलापों के बारे में बताऊंगा, दूसरे और तीसरे क्रियाकलाप क्या होते हैं। उसके बाद उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि नगरीय जो जनसंख्या है, जो है नगरीय जनसंख्या में जो संबंध हैं वो औपचारिक होते हैं। फॉर्मल कहने का मतलब भाई अपने काम से मतलब, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या में जो संबंध है वो औपचारिक होते हैं। नगरीय जीवन तेज होता है, नगरीय जीवन भीड़ भाड़ वाला होता है। क्षेत्र छोटे होते हैं और जनसंख्या ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उदाहरण के तौर पर आप मुंबई का एग्जांपल ले सकते हो, मुंबई के अंदर लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या जा चुकी है। कलकत्ता का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या। शहरों की मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। शहरों में जनसंख्या, नगरों में जनसंख्या ज्यादा है, जो है तो भीड़ भाड़ वाला जो जीवन है वो इनका होता है। नगरीय जनसंख्या के जो संबंध है वो ज्यादा मधुर नहीं कहे जा सकते, हालांकि वहां पर भी प्यार प्रेम बहुत होता है, लेकिन माना जाए तो उनके संबंध जो है वो औपचारिक होते हैं, ठीक है ना। ये जो चीजें मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि आपके चैप्टर में यही चीजें लिखनी होंगी आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो वही चीजें आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये नगरीय जनसंख्या के आधार पर होती हैं। अब दूसरे और तीसरे क्रियाकलाप के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरे और तीसरे क्रियाकलाप की मैं बात करता हूं तो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप की जब हम बात करते हैं तो जो द्वितीय क्रियाकलाप है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा विनिर्माण उद्योग। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो इसके अंदर होता है, और इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली सर्विस सेक्टर। हिंदी में इसको बोलेंगे सेवा क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाएगा? भाई चपरासी आ जाएंगे, क्लर्क आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा टीचर्स आ जाएंगे, बैंकर आ जाएंगे, दुकानदार आ जाएंगे, डॉक्टर्स आ जाएंगे, एडवाइजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है सर्विस सेक्टर के अंदर, जो नगरीय जनसंख्या है वो लोग लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। और खास तौर पर उद्योगों के अंदर वो लगे होते हैं। नगरीय जनसंख्या कृषि कार्यों में कम शामिल होती है, ठीक है ना। अब इसको मैं साफ कर देना चाहूंगा, इसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो लिंग संगठन है वो कैसा है। इसको साफ कर देता हूं। तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो लिंग संगठन वाला जो ऑप्शन था उसके अंदर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि विकसित व विकासशील देशों में ग्रामीण व नगरीय लिंग संगठन में अंतर पाया जाता है। इससे पहले जो कंसेप्ट मैंने आपको लिंग संगठन वाला कराया था उसके अंदर मैंने बेसिकली आपको बताया था जो यूरोप है,
अमेरिका है, कनाडा है, या जापान जैसे जो देश हैं, ज्यादातर यूरोपीय देश, अमेरिका, कनाडा या जापान जैसे जो देश हैं, जैसे विकसित देश, विकसित देशों में ज्यादातर महिलाएं नौकरी के लिए नगरों की तरफ प्रवास करती हैं। ध्यान से देखिए, यूरोप, अमेरिका, अर्थात ये जो विकसित देश हैं, यूरोप के देश, ज्यादातर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा उत्तरी अमेरिका में, जापान एशिया के अंदर, उसके जो विकसित देश हैं वहां पर जो महिलाएं हैं वो ज्यादा माइग्रेट होती हैं। मैंने आपको बताया था सभी 6 के 6 जो कंपोजिशन है उनको जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास इफेक्टेड करेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो महिलाएं जो होती हैं, यहां पर महिला प्रधान प्रवास होता है। और महिला प्रधान प्रवास कहां से कहां होता है? यह प्रवास होता है ग्रामीण से नगरों की तरफ, नगरीय क्षेत्र की तरफ। तो यहां पर होगा क्या, ग्रामीण क्षेत्रों से जब नगरीय क्षेत्रों की तरफ विकसित देशों की जो महिलाएं हैं नौकरी के लिए प्रवास कर जाएंगी, तो गांवों के अंदर, विकसित देशों में जो गांव हैं उन गांव के अंदर महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी और नगरों में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना? इसीलिए जो विकसित देश हैं उन देशों के जो शहर हैं, नगर हैं, वहां पर जो लिंग अनुपात है वो महिलाओं के प्रति झुका हुआ होता है, वहां पर वो पॉजिटिव होता है। रीजन चाहे कोई भी हो, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको रीजन बताए थे। एक जगह जन्म दर रीजन था मध्य अफ्रीका के अंदर, और यूरोप के अंदर माइग्रेशन रीजन था। ठीक है ना? अब उसके बाद मैं विकासशील देशों के बारे में बात कर लूंगा। यहां पर जब हम विकासशील देशों की बात करते हैं, विकासशील देशों में प्रवास पुरुष प्रधान होता है। कैसा होता है? पुरुष प्रधान। विकासशील देशों में प्रवास पुरुष प्रधान होता है। विकासशील देशों की अगर हम बात करें, भारत की हम बात कर लेते हैं, चीन की हम बात कर लेते हैं, या ज्यादातर जितनी ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं वो विकासशील देश कहलाते हैं। तो विकासशील देशों में प्रवास कहां होगा? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की तरफ ही होगा। ठीक है ना? तो ये ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की जो प्रवास हो रहा है वो किसका हो रहा है? पुरुषों का हो रहा है। तो विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात ज्यादा हो जाएगा, यानी कि लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल हो जाएगा। ठीक है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल हो जाएगा। कहां पर? विकासशील देशों में। क्यों? क्योंकि गांव से शहरों की तरफ जाने वाले ज्यादातर कौन होते हैं? पुरुष। ठीक है? तो यहां तो महिलाओं के अनुकूल हो जाएगा विकासशील देशों में, और नगरों में महिलाओं के प्रतिकूल हो जाएगा क्योंकि वहां पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी। तो खास तौर पर आप देखोगे कि विकसित देशों में नगरों का लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल होता है, और विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात महिलाओं के अनुकूल होता है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी उसमें लिंग जो संगठन है, सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशियो लिंग अनुपात, उसमें मैं आपको दे चुका हूं। इसको मैं साफ करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। विकसित देशों में महिलाएं नगरों की तरफ ज्यादा जाती हैं, और विकासशील देशों में पुरुष नगरों की तरफ ज्यादा माइग्रेशन करते हैं। इसलिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो लिंग अनुपात है वो कम ज्यादा हो जाता है। देश के लिंग अनुपात पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। देश के लिंग अनुपात पर इसका फर्क तब पड़ेगा जब हम देश से बाहर माइग्रेशन करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हम माइग्रेशन कर रहे हैं देश के अंदर ही, तो देश का तो उतना ही बना रहेगा। हाँ, हम अगर विदेशों की तरफ माइग्रेशन करना शुरू कर देंगे तो फिर देश के लिंग अनुपात पर भी फर्क पड़ जाएगा।
बच्चों हम बात कर लेते हैं पांचवी संरचना की, जिसका नाम है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है हम जो काम करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था ज्यादातर जो लोग हैं विश्व के, वो या तो रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं, या फिर सुरक्षा के लिए प्रवास करते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर जो लोग होते हैं, तो उन्हीं में एक वर्ग है व्यावसायिक संरचना वाला, जो काम के लिए घरों से बाहर निकलता है, ठीक है ना। इस वर्ग में या व्यावसायिक संरचना में, ठीक है ना, इस संरचना में दूसरा आयु वर्ग आता है, और दूसरा आयु वर्ग है बच्चों 15 से 59 वर्ष, क्योंकि यही आयु वर्ग है जो क्रियाशील वर्ग है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो यही वर्ग करता है ज्यादातर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में भी और विश्व में भी 14 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उससे काम करवाना गैर कानूनी होता है। तो इसलिए 15 से 59 वर्ष तक का जो आयु वर्ग है वो व्यावसायिक संरचना में शामिल होता है। हालांकि बाल मजदूरी विश्व स्तर पर होती है और बाल मजदूरी कानूनी जुर्म भी है, लेकिन वो फिर भी होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 15 से 59 वर्ष के जो आयु वर्ग वाले हैं वो व्यावसायिक संरचना के अंदर आते हैं। ये आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग होता है, आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग होता है। यह जो है आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग होता है। सभी जो क्रियाकलाप है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। अब यहां पर एक शब्द और आता है कि आर्थिक रूप से निष्क्रिय वर्ग। आर्थिक रूप से निष्क्रिय वर्ग कौन सा होता है? एक सवाल है कि आर्थिक रूप से निष्क्रिय वर्ग कौन सा होता है। आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग तो वो होता है प्यारे बच्चों जो काम करता है और पैसे कमाता है। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाओं को यह भी बोला जाता है आर्थिकेतर क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अर्थात अगर मैं अपने घर में झाड़ू लगाता हूं तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर मैं सफाई कर्मचारी हूं और सरकार की नौकरी करते हुए या किसी ऑफिस में दफ्तर में काम करते हुए मैं वहां झाड़ू लगाता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं। अगर मैं घर में खाना बनाता हूं तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में जाकर खाना बनाता हूं या मैं शेफ हूं तो मुझे वहां खाना बनाने के पैसे मिलेंगे। मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं, इंस्टीट्यूट पर पढ़ाता हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मुझे वहां पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अपने घर में पढ़ाता हूं अपने बच्चों को तो मेरे बच्चे मुझे पैसे नहीं देंगे या मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। तो वो क्रियाएं जिनको करने से पैसा मिले वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और जिनको करने से पैसा ना मिले वो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। हम अपनी राष्ट्रीय आय में केवल आर्थिक क्रियाकलापों का ही योग करते हैं, गैर आर्थिक क्रियाकलापों को हम नहीं जोड़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि आर्थिक रूप से निष्क्रिय वर्ग कौन सा होता है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति तब आ जाते हैं, क्योंकि अमूमन 59 साल का वर्ग डिपार्टमेंट हमने बनाया, लेकिन फिर भी मैं 59 साल से ऊपर ही लूंगा। वे लोग जो काम नहीं करते, वे लोग जो काम नहीं करते लेकिन किन्हीं रूपों में सरकार से पैसा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए पेंशन प्राप्त करने वाले, अब पेंशन प्राप्त करने वालों में रिटायरमेंट पेंशन नहीं आएगी, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन वो होती है
जो कभी आपने अपने जीवन काल में नौकरी की थी, उसके बाद आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, वो नहीं आएगा। पेंशन प्राप्त करने वालों में क्या होगा? बुढ़ापा पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन होती है, बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को मिलती है बुढ़ापा पेंशन भाई। विधवा पेंशन, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं जो हम प्राप्त करते हैं सरकार से, और जिनको प्राप्त करने के लिए ना तो हमें कोई काम करना पड़ता है और ना सरकार हमसे कोई काम लेती है। तो ये ऐसे काम हैं कि हम करें और हम ना करें, ये वो वर्ग है काम नहीं करता है और पैसे प्राप्त करता है। तो काम ना करने के बावजूद भी अगर हम पैसा प्राप्त करते हैं तो ऐसा जो वर्ग है वो आर्थिक रूप से निष्क्रिय वर्ग कहलाएगा। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ मैं इसको साफ कर देता हूं, एक लाइन को साफ कर दूंगा तो जगह बन जाएगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यवसाय को 8 भागों में बांटा है। क्योंकि यूएनओ का जो बंटवारा है वो हमें आवश्यक तौर पर चेक करना पड़ेगा। व्यावसायिक तौर पर 8 भागों में जो है उसको बांट दिया है। अब पहला भाग जो है वो वहां पर कृषि आएगा। कृषि के अंदर क्या क्या आता है ये मैं इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें बता चुका हूं, बाकी मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके अंदर विनिर्माण आएगा, इसके अंदर निर्माण आएगा। मैं यहां पर विनिर्माण और निर्माण में फर्क बता देता हूं। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है और निर्माण कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स भवन बना दिया, बिल्डिंग बना दी। विनिर्माण दैट मीन्स जो प्राथमिक क्रियाकलापों से चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कपास प्राप्त हो गई, उससे हमने कपड़ा बना दिया। लकड़ी प्राप्त हो गई, उससे हमने फर्नीचर बना दिया। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो विनिर्माण और निर्माण में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा फोर्थ जो कंसेप्ट है वो खनन हो जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ जो कंसेप्ट है वो बिजली डिपार्टमेंट हो जाएगा, यानी कि बिजली क्षेत्र में जो काम करने वाले व्यक्ति तब हैं वो 5वें नंबर पर आ जाएंगे। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो है वो वाणिज्य आ जाएगा, ठीक है ना। वाणिज्य यानी कि व्यापारिक जो सेवाएं हैं, जो हम व्यापारिक कार्य करते हैं वो आ जाएगा। 7वें नंबर पर यातायात या परिवहन या संचार, ये चीजें आ जाएंगी। और 8वां जो नंबर आ जाएगा वो होगा अवर्गीकृत वर्ग। अवर्गीकृत वर्ग का मतलब क्या होता है? अवर्गीकृत कार्य जिनको हम किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, ऐसे सैकड़ों काम जिनको हम इन डिपार्टमेंट्स में नहीं बना सकते, वो अवर्गीकृत वर्ग हो जाएगा। जब आप अपनी किताब के अंदर जाएंगे तो ये 8 जो प्रकार हैं वो आपको अपनी किताब के अंदर मिल भी जाएंगे, ठीक है ना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 जो डिपार्टमेंट है वो बनाए हैं कार्यों के। 8 भागों में हम उसको बांट सकते हैं, जिसके अंदर कृषि में क्या आएगा भैया? पशुपालन, मछली पालन, सब कुछ आ जाएगा। विनिर्माण में बता चुका हूं, निर्माण में बता चुका हूं, खनन भी मैंने प्राथमिक क्रियाकलाप में बता दिया, लेकिन यहां पर खनन को अलग से किया गया। बिजली है, ठीक है ना, वो अलग से आ गया है। वाणिज्य सेवाएं जो है वो अलग से आ गई हैं। तो मैं इसको साफ करना चाहूंगा और इसके बाद जो अगला इसका छोटा सा कंसेप्ट और बच गया वो आपको करवाता हूं। अब हम जो व्यवसायिक संरचना है उसको भी हम बांट लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों प्रकारों को मैं यहां पर आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहला प्रकार है प्राथमिक क्रियाकलाप। नंबर 2 है
क्रियाकलाप। और नंबर 3 है प्यारे बच्चों तृतीय क्रियाकलाप। आपकी जो किताबें हैं उन किताबों में 5 क्रियाकलाप दे रखे हैं, मैं आपको यहां 5 ही कराऊंगा, लेकिन मैंने लिखा है कि मुख्य तौर पर कितने होते हैं, 3 क्रियाकलाप होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, कृषि। कृषि में क्या क्या आएगा, पशुपालन, मछली पालन, खनन, आखेट, शिकार करना बोलते हैं, संग्रहण आदि आते हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। हालांकि जीडीपी में प्राथमिक क्रियाकलाप का सबसे कम परसेंटेज होता है, लेकिन काम करने वाले सबसे ज्यादा प्राथमिक क्रियाकलाप में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये सभी विकासशील देशों का संदर्भ ऐसे माना जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा यहां पर द्वितीय क्रियाकलाप की। द्वितीय क्रियाकलाप को बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। द्वितीय क्रियाकलाप को हम बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में क्या है, जो प्राथमिक क्रियाकलापों से हमें चीजें मिलती हैं उन चीजों का हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। काफी चीजें ऐसी हैं, लगभग 90 से 95% चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पशु पालन हो, कृषि हो, मछली हो, इनको हम सीधे यूज नहीं कर सकते, उन्हें हमें शुद्ध करना पड़ता है। और शुद्ध करने के लिए हम इनको कहां ले जाएंगे, उद्योगों में ले जाएंगे। विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना। पहले के समय के लोग हाथ से बनाते थे, हथकरघा उद्योग चलते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, विनिर्माण का उद्योग का मतलब हो गया है मशीनों से बनाना। मशीनों से माल तैयार करना। हालांकि हाथों से भी आजकल बहुत चीजें तैयार की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं वो आजकल फैक्ट्रियों के अंदर मशीनों से बनती हैं। अब यहां पर तीसरे अक्षेत्र की हम प्यारे बच्चों बात करेंगे। तीसरे अक्षेत्र की जब मैं बात करता हूं बेटा, तीसरे क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सेवा है। मोबाइल फोन पर जो आप सर्विस ले रहे हो, नेट पर कोई भी चीज मनोरंजन की किसी भी प्रकार की देख रहे हो, वो सर्विस है। जिस पंखे के नीचे आप बैठते हो, हवा ले रहे हो, वो भी सर्विस है। जिस डॉक्टर के पास आप जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, वो भी सर्विस है। एडवाइजर के पास आप जाते हो, एडवाइस लेते हो, वो भी सर्विस है। बस में आप बैठकर जाते हो, वो भी सर्विस है। तो सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं थर्ड पोर्शन में आ जाएंगी। सर्विस सेक्टर हम इसको बोलते हैं। अब सर्विस सेक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग का नाम है तृतीय क्रियाकलाप। मैं ठीक है ना, अब यहां पर मैं बना देता हूं नंबर 4 चतुर्थ क्रियाकलाप, और एक नाम मैं यहां पर लिख देता हूं पंचम क्रियाकलाप। ये जो दोनों सेक्टर हैं, ये जो दोनों फील्ड हैं, वो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब इन तीनों की जो संरचना है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि हमने क्यों सर्विस सेक्टर को 3 भागों में बांट दिया है। देखो, जो तीसरा क्रियाकलाप है उसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, उसके अंदर शामिल हो जाएगा भाई चपरासी। जो चपरासी का काम करते हैं स्कूलों के अंदर, सफाई कर्मचारी जो हम हमारे होते हैं, कोई भी, ठीक है ना, चपरासी इसके अंदर हो जाएगा। धोबी कपड़े धोने वाला इसके अंदर आ जाएगा। नाई बाल काटने वाला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कुली हैं, कुली सामान ढोने वाले, सामान धोने वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। सफाई करने वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। खाना बनाने वाले, होटल्स पर खाना बनाने वाले आ जाएंगे। बर्तन साफ करने वाले आ जाएंगे। आपकी नली गली जो साफ करने के लिए आते हैं वो आ जाएंगे,
ये जो सेगमेंट है तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। और मैं आपको बता देता हूं इस सेगमेंट का नाम है, ये सेगमेंट करने वाले लोगों को क्या बोला गया है, इन्हें बोला गया है ब्लू कॉलर या रेड कॉलर। अब आप ये सोचोगे ये ब्लू कॉलर और रेड कॉलर क्या होता है। ज्यादातर जो आपने देखा होगा ना, इसमें एक नाम और मैं लिखना चाहूंगा यहां पर, ड्राइवर भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो वर्कर्स होते हैं, फोर्थ क्लास 4 वर्कर्स जो होते हैं या इस प्रकार के जो काम करने वाले आदमी होते हैं, उनका जो शर्ट होता है, शर्ट वो या तो रेड होता है जैसा कि कुली का आपने देखा होगा, या ब्लू होता है, या खाकी रंग का हो जाता है, या आसमानी रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार की यूनिफॉर्म वो पहनते हैं। तो इसलिए सभी यूनिफॉर्म का कलर तो वो बताया नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर ब्लू और रेड कॉलर उनके होते हैं शर्ट के, दैट्स वाई उनको ब्लू कॉलर या रेड कॉलर बोला गया है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को हम यही छोड़ के आगे चल पड़ते हैं हम। अब उसके बाद आता है चतुर्थ क्रियाकलाप। भाई चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन शामिल हो जाता है? भाई अध्यापक आ जाएंगे, भाई डॉक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, भाई बैंकर आ जाएंगे, बैंक में काम करने वाले, भाई एडवाइजर आ जाएंगे, सलाहकार, ठीक है ना, वकील आ जाएंगे भाई। ठीक, ज्यादातर ये जो कार्य है वो बौद्धिक कार्य होता है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति तो होते हैं, देखो पढ़े लिखे ये भी हैं, पढ़े लिखे का काम से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। समस्याएं ऐसी होती हैं कि बड़ी से बड़ी एजुकेशन हासिल करके भी आप छोटी नौकरी करते हैं। समस्याएं समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन आमतौर पर ये जो वर्ग है, ये वर्ग फोर्थ एक्टिविटीज के अंदर आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाई व्हाइट कॉलर, ठीक है ना। साफ सुथरा काम होता है, नहा धो के जाना होता है, ऑफिस में बैठना होता है, तो इसलिए इनको व्हाइट कॉलर बोला जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी, टीचर्स भी, बैंकर भी या वकील भी, हालांकि वकील कोट काला पहनते हैं, लेकिन काले कोट के नीचे सफेद शर्ट होती है। उनका कॉलर कैसा होता है? सफेद होता है। डॉक्टर्स यूनिफॉर्म सफेद ही होती है। बैंकर, सलाहकार, इनका साफ सुथरा काम हो जाता है, इसलिए इनको व्हाइट कॉलर बोला गया है। या अध्यापक, पढ़ाना, साफ सुथरा काम होता है। तो अध्यापक है, डॉक्टर है, बैंकर हैं, सलाहकार हैं, वकील हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं भैया? इन सब को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर। अब नंबर 5 रह जाता है, ये बौद्धिक, जबरदस्त बौद्धिक स्तर का जो कार्य होता है वो पंचम क्रियाकलाप होता है। इसके अंदर कौन आते हैं भैया? इसके अंदर आ जाएंगे अनुसंधानकर्ता। ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाएंगे अनुसंधान क्या होता है। जो बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े जो आविष्कार करते हैं, अनुसंधानकर्ता जो बड़ी बड़ी चीजों को अंजाम देते हैं, चंद्रयान है, 1 है, 2 है, जिनको हम एक और नाम दे सकते हैं वैज्ञानिक। हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डॉक्टर्स होते हैं, देखो डॉक्टर्स मैंने यहां भी डाल दिए हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों की जो वैक्सीन है उनको तैयार करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, जीन सिस्टम के बारे में हमें बताते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे लॉ होते हैं वो हमें बताए जाते हैं, और बड़ी बड़ी चीजों का रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, खोज की जाती है। ये जबरदस्त बौद्धिक स्तर के कार्य होते हैं। इन्हें हम पंचम क्रियाकलाप हैं उनके अंदर डाल देते हैं, और पंचम क्रियाकलाप को एक नाम दिया जाएगा भैया डायमंड कॉलर। क्या नाम दिया जाएगा? डायमंड कॉलर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे डायमंड कॉलर का मतलब क्या है? डायमंड के कॉलर होते हैं इनके ना, इनका काम सुनहरा होता है, स्वर्णिम काम करते हैं। डायमंड कॉलर या गोल्डन कॉलर आप इनको बोल सकते हैं। एक नाम और मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, डायमंड कॉलर या गोल्डन कॉलर, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि डायमंड या गोल्डन की ये शर्ट पहनते हैं, इनका मतलब ये है कि इनका जो कार्य है वो सुनहरा होता है, स्वर्णिम होता है। ये इतिहास रचते हैं। इतिहास तो कोई भी रच सकता है, ठीक है ना, इतिहास की कोई बात नहीं, इतिहास तो कोई भी रच सकता है। तो इस प्रकार से हम मुख्य तौर पर क्रियाकलापों को लेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप।
इनके सेगमेंट्स मैंने बता दिए, कोण कोण आते हैं। तीसरे क्रियाकलाप को 2 और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, ठीक है ना। ये 2 भी किए जाएंगे। ज्यादातर किताबों में क्या लिखा होता है, पंचम क्रियाकलाप क्या होता है। क्रियाकलाप कितने होते हैं, 5 लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान कर लेंगे। पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आएगा, पेपर में यह आएगा कि ड्राइवर किस प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल है, डॉक्टर किस प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल है, वैज्ञानिक कौन से क्रियाकलाप में आता है, किसान कौन से क्रियाकलाप में आता है, धोबी नाई मोची किस क्रियाकलाप में आते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। मैं इसको साफ कर देता हूं, अब अंतिम पॉइंट पर आएंगे। बच्चों हम बात कर लेते हैं छठी संरचना की। छठी संरचना का नाम है साक्षरता, लिटरेसी। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट ही है, क्योंकि पढ़ा लिखा होना किसी देश या क्षेत्र के जो सामाजिक परिदृश्य है उसको स्पष्ट करता है। जहां पर साक्षरता दर ज्यादा है और जहां पर कम है उससे पता चल जाता है। अब साक्षरता की 2 परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा। पहली परिभाषा, क्योंकि वैश्विक भूगोल हम पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वह व्यक्ति जो 15 साल का है और वह विश्व की किसी भी एक भाषा में एक वाक्य लिखकर पढ़ सके, वह समझ सके, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, वह व्यक्ति जिसकी आयु 15 साल तक हो किसी भी एक लैंग्वेज में, ठीक है, विश्व की कोई एक वाक्य, एक सेंटेंस लिखे, उसको पढ़े और समझे, वह क्या है, साक्षर है। किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। अब भारतीय साक्षरता आयोग के अनुसार आयु जो है 7 साल हो गई है भाई। 7 साल की आयु का कोई बच्चा, अगर वो 7 साल तक की आयु का है, ज्यादा का है, जरूरी नहीं हर कोई 7 साल में पढ़ना सीखे या 7 साल की उम्र में पढ़ना सीखे, 70 साल की में भी सीख सकता भाई। तो 7 साल की आयु का अगर है तो बच्चा, और 8, 9, 10 अमूमन 15 साल तक की आयु में हम 0 से 15 का कंसेप्ट होता है आयु वर्ग में, वो बाल वर्ग होता है। 15 से 59 की आयु अगर किसी बच्चे की है तो उसे हम व्यक्ति बोल देंगे। यहां मैं व्यक्ति नहीं लिख रहा, यहां मैं सिर्फ बच्चा लिख रहा हूं, क्योंकि अगर 7 साल की आयु तक है तो वो बच्चा ही होता है, और वो 15 साल की आयु में चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, व्यक्ति बन जाएगा। तो मैं यहां सिर्फ बच्चा लिख रहा हूं। तो 7 साल की आयु का कोई बच्चा किसी भी भाषा में एक वाक्य लिखकर, सेम डेफिनेशन है, पढ़ सके, वह समझ सके। इसके साथ साथ भारतीय जो साक्षरता आयोग है उसने एक चीज और जोड़ दी, वह समझ सके और उसको अंकगणितीय ज्ञान हो।
अंक गणितीय ज्ञान का मतलब क्या होता है? गिनती आती हो, पहाड़े आते हो, टेबल्स काउंटिंग ये आते हो, पैसे गिन सकता हूं। पैसे तो अनपढ़ भी गिन लेता है, सबको पता है ये कितने का नोट है। लेकिन अंक गणितीय ज्ञान जमा घटा उसको आती हो, ये चीज और जोड़ दी गई है साक्षरता के अंदर, ठीक है ना। तो राष्ट्र संघ और भारतीय साक्षरता आयोग के अनुसार मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसके बाद आगे चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहले बच्चों साक्षरता दर निकालने का तरीका। विश्व स्तर पर जो साक्षरता दर है ना वो अलग अलग पाई जाती है, ठीक है ना। और साक्षरता दर निकालने के तरीके की वजह से भी, जैसे कि मैंने आपको पीछे लिंग अनुपात, घनत्व, ये सब कुछ निकालने का तरीका बताया था। हमारे देश के अंदर या विश्व के किसी भी हिस्से में जो तरीके होते हैं किसी चीज का दर निकालने के, जो फॉर्मूले होते हैं वो सरल होते हैं, और जितने भी सरल फॉर्मूले होते हैं ना वो अशुद्ध होते हैं, लेकिन सरल हैं तो हम यूज करते हैं। तो यहां पर भी हम यही जो चीजें हैं उनको हम अपनाएंगे। साक्षरता दर जो निकालने का तरीका है वो क्या होगा? साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। पेपर के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है सवाल, साक्षरता दर निकालने का तरीका। जितने पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखने का मतलब एक बात मैं और आपको बता देता हूं, पढ़ा लिखा होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। देश में जो साक्षरता दर निकाली जाती है या विश्व में जो साक्षरता दर निकाली जाती है उसके लिए डिग्री होल्डर होना जरूरी नहीं है। अगर आप एक भी दिन स्कूल में नहीं जाते और आपको पढ़ना लिखना आ जाता है तो आप पढ़े लिखों में ही काउंट होंगे। जब साक्षरता दर निकाली जाती है तो वहां ये नहीं पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े हो। हालांकि जब ये इस प्रकार की जो जनगणनाएं हमारे देश में होती है, जनगणना के समय सब कुछ पूछा जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हो या आपको भाषा का व्यवहारिक ज्ञान है या नहीं है। अगर आप अंगूठा लगाते हो तो आप अनपढ़ की श्रेणी में आते हो। हालांकि आजकल सरकार ने अंगूठा लगाना अनिवार्य कर दिया, पढ़े लिखे भी अंगूठा लगाते हैं, सिस्टम ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आप हकीकत में किसी चीज को नहीं पढ़ पाते तो अंगूठा लगाते हो तो फिर आप साक्षर नहीं, आप निरक्षर हैं। अगर आप विश्व की किसी एक भाषा में एक पंक्ति एक वाक्य लिखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप साक्षर हैं, बेशक आप एक दिन भी स्कूल में ना गए हों। तो पहली और आखिरी बात यह होगी कि साक्षर होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। पेपर के अंदर ये साक्षरता दर निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत बार जो है पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं विश्व की साक्षरता दर कितनी है। विश्व की साक्षरता दर है बच्चों 84%, ठीक है ना। अब अलग अलग देशों की तो हम निकालेंगे नहीं, अब सीधी सी बात है हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत की जो साक्षरता दर है वो है 73% अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है ना। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो साक्षरता दर थी वो लगभग 18% थी। तो 1947 से लेकर 2011 तक हम आ गए हैं तो हम 73% पे आ गए हैं। अब भारत के जो संदर्भ में ज्यादा जानकारी तो मैं यहाँ दूंगा नहीं क्योंकि भारतीय कक्षा में कर नहीं रहे हैं, भारतीय भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भारत के अंदर एक केरल ऐसा प्रदेश है भारत का जो लगभग 100% साक्षर है। हालांकि 100% नहीं है, 96% के आसपास उसकी साक्षरता है और 96% होने के बाद किसी आंकड़े को हम 100% बोल देते हैं। तो केरल के अंदर 100% लिटरेसी रेशियो है, साक्षरता दर वहां 100% है, ठीक है। तो विश्व की 84 है, भारत की अकॉर्डिंग टू 2011 73 है, तो वैश्विक रिकॉर्ड से हम नीचे हैं, ठीक है। भारत मध्यम देशों में आता है जो पढ़े लिखे हैं। 1947 में हम 80% थे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर को या साक्षरता को
प्रभावित करने वाले कारक। सबसे बड़ा जो कारक होता है वो आर्थिक कारक होता है। पैसों की कमी की वजह से जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग पढ़ाई से वंचित रह जाता है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा कहलाएगा आर्थिक कारण। दूसरा कारण हो सकता है प्यारे बच्चों सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जो है, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं समाज के अंदर, खास तौर पर ज्यादातर जो समाज के अंदर फैक्टर होते हैं, लड़कियों को या महिलाओं को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात सामाजिक फैक्टर कुछ ऐसे होते हैं, हमारे समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जहां पर हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं या महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं। ये अलग अलग समाज में अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सामाजिक रीतियों की वजह से पढ़ाना सही नहीं मानता है। जैसे कि पहले के समय की हम बात करें, जैसे कि स्वामी दयानंद जी ने बोला था कि महिलाओं को वेद पढ़ने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग उस समय क्या मानते थे कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, या ज़्यादा पढ़ने लिखने से जो महिलाएं होती हैं वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं। हम नहीं मानते इस चीज़ को। आज के समाज में, आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ठीक है ना। हालांकि भारत जैसे देश में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में काफी अंतर पाया जाता है। हालांकि महिलाएं बहुत पढ़ती हैं। हर बार जब रिजल्ट आते हैं हरियाणा बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के हरियाणा के अंदर, लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा होता है, पास परसेंटेज। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं लिटरेसी रेशियो की, तो पुरुषों की लिटरेसी रेशियो भारत में ज्यादा है और महिलाओं की लिटरेसी रेशियो कम है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियां पढ़ने में लड़कों से आगे होती हैं। बहुत बार देखा गया बोर्ड की परीक्षाओं में, तो वो पढ़ने में उनसे आगे होती हैं, ठीक है। लेकिन अब भी हमारे समाज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को या महिलाओं को पढ़ाना वो सही नहीं मानते हैं। इसके बाद एक और कारक मैं बोल देता हूं, धार्मिक कारक। मैं यहां किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि धर्म का नाम लेने से विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेंगे, और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें भी कुछ धर्मों के नाम लिखे हैं। मैं यहाँ पर वीडियो के में धर्म का नाम नहीं लूंगा। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो महिलाओं को पढ़ाना सही नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा। यूरोप का कुछ एग्जाम्पल वहां पर दिया गया, कुछ ऐसे धर्मों के नाम लिए गए हैं कि जहां पर यह बताया गया कि धार्मिक कारणों की वजह से भी महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता। तो ये चीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। मैं यहाँ किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सभी धर्म मेरे लिए समान है और सभी धर्म समान ही होते हैं। तो सामाजिक कारण, धार्मिक कारण या आर्थिक कारण होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आर्थिक कारण होता है। गरीबी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या उनके माता पिता नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इस चीज को मैं यही विराम देता हूं। साक्षरता हो गई है, ठीक है। तीसरा अध्याय, 3rd चैप्टर पूरा हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोनों वीडियो के प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, वहां पर मैंने डाल रखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम जो 4th चैप्टर है वो जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा। अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। और अगर कोई समस्या इसमें रह गई है या किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके कमेंट का, आपके सवाल का तुरंत जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो तक सुरक्षित घर पर बने रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।